अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ वी कैन एक्वायर डाटा एंड हाउ वी ट्रीट द डाटा इन एक्सआरडी कंप्यूटर्स, एक्सआरडी मशीन्स। जो मॉडर्न डिफ्रैक्टोमीटर जितने भी आ रहे हैं उनमें जितना भी डाटा एक्विजिशन एंड इट्स ट्रीटमेंट ये मेनली कंप्यूटर बेस्ड है, और इस वजह से ये डाटा एक्यूरेट ऑब्टेन करने के लिए मुनासिब ठीक दुरुस्त प्रिसाइज रिजल्ट्स लेने के लिए वी हैव टू बी सेट सम पैरामीटर बिफोर गोइंग टू एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। तो उसमें जो हम सेट करते हैं पैरामीटर, उसमें एक चीज़ होती है चॉइस ऑफ टू थीटा रेंज। इसमें आपने बेसिकली मशीन के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर ये बताते हैं कि आपका जो स्कैनिंग है टू थीटा की ये कहाँ से कहाँ तक हो। मिसाल के तौर पे मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो हम यूटिलाइज करते हैं ये 5 डिग्री टू 65 डिग्री ये बुक कह रही है, लेकिन हमारे यहाँ जो मशीन पड़ी है जिससे हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो तकरीबन 5 डिग्री से 75 नॉर्मली यूज़ होती है। खैर ये हायर एंगल इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लोअर एंगल बहुत ज़्यादा अहम होते हैं फॉर सम मटेरियल। लेट सपोज मैगज़ीन है तो उसके केस में उसकी जो एल्युमिनियम कार्बाइड बेस्ड मैगज़ीन है उसमें क्या होता है कि उसकी एक पीक बहुत लो एंगल पे आ रही होती है, 2 पॉइंट समथिंग पे। तो उस केस में इस 5 को हम और कम ले जाते हैं और इसे हम 2 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। उसकी पीक 9 डिग्री पे आती है, 2 थीटा 9 डिग्री पे आती है। तो पहली पीक, तो उस पहली पीक को ऑब्टेन करने के लिए हमें चाहिए होता है कि ये लोअर जो लिमिट है, लोअर जो सेट है, इसे और कम से कम रखा जाए। तो ये हम बेसिकली मशीन को ये बता रहे होते हैं कि आपने कितना स्कैन करना है। तो टू थीटा रेंज ये फिक्स्ड होती है मोस्ट ऑफ द टाइम इन मशीन, और वो हमारे पास 5 to 65 डिग्री होती है कि जो स्कैनिंग हो ये 5 से 65 के एंगल तक हो। दूसरी जो हम करते हैं वो ये है कि चॉइस ऑफ एक्सरे सोर्स, एक्सरे रेडिएशन सोर्स। देखिए वैसे तो बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं, और यहाँ पे अगर मैं आपको ऊपर दिखा सकूँ तो आपके पास एक्सरे सोर्सेज बेतहाशा हैं। उसमें आप देखते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए और कौन सा एक्सरे सोर्स है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे इस टेबल में, यहाँ पे ये आपको सारे एक्सरे सोर्स नज़र आ रहे हैं। ये क्रोमियम का है, कोबाल्ट का है, कॉपर का है, मोलिब्डेनियम का है, और इनकी वेवलेंथ्स भी गिवन है। देखिए जो सबसे कम है ये इसकी है, मोलिब्डेनियम की। लेकिन मोस्ट ऑफ द मशीन्स हम जो कॉपर का एक्सरे रेडिएशन सोर्स है इसे यूटिलाइज करते हैं। तो जिसकी वेवलेंथ 0.15 और 2 नैनोमीटर है, और इसकी नेक्स्ट जो जिस बेस पे आप देखते हैं कि ये मिनिमम एंड मैक्सिमम डी स्पेसिंग जो डिटरमिन कर सकती है। फॉर एग्जांपल आप अगर क्रोमियम का सोर्स लें तो ये मिनिमम मैक्सिमम जो डी स्पेसिंग है वो 6.56 होगी, और मिनिमम 0.116 तक ये मेजर कर सकती है, इसकी कैपेबिलिटी है। अगर डी स्पेसिंग दो प्लेन्स के दरमियान इससे इससे कम हो गई तो ये वाला सोर्स उसके लिए फिजिबल नहीं है। एक्सरे सोर्स ये वाला उसके लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। कॉपर जो है इसकी 0.078 है, और मोस्ट ऑफ द केसेस वी यूज़ दिस एक्सरे सोर्स। वहाँ पे हम बात कर रहे थे कि आपको एक्सरे सोर्स बताना होता है सॉफ्टवेयर को कि आपने जो एक्सरे सोर्स इंस्टॉल किया हुआ है आपकी मशीन में, एक्सरे ट्यूब में जो एक्सरे सोर्स है वो किस मटेरियल का है। देन अगर आगे मूव करें तो आपके पास स्टेप विड्थ होती है। ये बहुत अहम होती है कि स्टेप विड्थ फॉर स्कैनिंग। देखिए स्टेप विड्थ क्या होती है कि आपने उसे एक रेट तय करना होता है। मिसाल के तौर पे आपने ये 2 थीटा फिक्स कर दिया कि इतना इसने स्कैन करना है, लेकिन आपने ये कंटिन्यूस स्कैनिंग नहीं है कि यूं जाएगा, बल्कि ये स्टेप वाइज है। तो आपने उसे बताना होता है कि आपने कितने स्टेप्स में जाना है। कितने स्टेप्स में मुराद ये है कि आपने कितने डिग्री कितने टाइम में तय करना है। तो उसके बाद इस तरह की एक स्टेप वाइज इसका जो स्कैनिंग होती है ये होती है, ये कंटिन्यूस नहीं होती। तो यहाँ पर भी ये बात बता रहा है कि स्कैनिंग इन अ 2 थीटा रेंज इज नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस बट इन अ प्रोग्रेसिव स्टेप्स। चूजिंग द स्टेप विड्थ ये बहुत अहम होती है। अगर आप बहुत स्मॉल स्टेप विथ लेंगे या बहुत बड़ी लेंगे तो उसका इन्फ्लुएंस होगा डायरेक्ट पीक लोकेशन पे, पीक इंटेंसिटी पे होगा, और आपको रिजल्ट्स रिलायबल नहीं रहेंगे अगर आपकी स्टेप विड्थ बहुत ज़्यादा होगी। और अगर बहुत स्मॉल होगी तो वो बहुत ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगी, ये आपकी पीक इंटेंसिटीज़ को
कम कर देगी। जो आपकी पीक इंटेंसिटी आ रही होती हैं उनको ये इन्फ्लुएंस करती है। तो इस वजह से ये भी एक फैक्टर है, इसे भी हम बताते होते हैं कि आपने कितना स्कैन कितने डिग्री कितने सेकंड में करना है, ये हम इसका स्कैनिंग रेट बता देते हैं मशीन को। तो ये तीसरा पैरामीटर है जो जिसका जानना ज़रूरी है। देन अगर हम आगे मूव करें तो उसके बाद ये कहता है कि ये जो rule of thumb is to use about 10 to 20 individual data points above the full width at half maximum as point P। यहाँ पे आपको एक पीक नज़र आ रही होगी, मैं अगर इसे ऊपर से मिटा दूं जो कुछ ये बना हुआ है, यहाँ पे आपको एक पीक नज़र आ रही है। अच्छा, इस पीक में आपको देखें कि कोई भी पीक, आइडियली तो पीक ऐसी आनी चाहिए, शार्प पीक आनी चाहिए, लेकिन जितने भी XRD डाटा आप लेते हैं वो पीक इस तरह की नहीं होती। ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स वो पीक ब्रॉड होती है। ये क्यों होती है, इसे हम आगे चल के आने वाले लेक्चर में इन डिटेल देखेंगे कि ये पीक ब्रॉडनेस क्या इंडिकेट कर रही होती है। लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि आपकी जिस हाईएस्ट इंटेंसिटी वाली जो पीक होगी, ये आपको नज़र आ गई या XRD डेटा में कि इसकी हाईएस्ट इंटेंसिटी है, उसको आप लेंगे और उसके एंड पॉइंट लेंगे जहाँ से वो इधर टू थीटा पर जुड़ी हुई हैं दोनों पॉइंट्स। ये इसकी ब्रॉडनेस है। अब इसका ये फुल विड्थ है और ये इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है। हाफ मैक्सिमम मीन यहाँ पे। तो ये कहता है कि स्टेप विड्थ तय करते हुए आपने ये देखना होता है कि ये अगर ये फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम, यानी ये वाली जो आप विड्थ है ये निकालते हैं। एंड मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपने हाईएस्ट इंटेंसिटी वाली पीक सेलेक्ट करनी है, फिर उसकी एंड पॉइंट निकालने हैं फुल विड्थ, और फिर इसके हाफ पे आके आपने इसकी फुल विड्थ निकालनी है। तो ये वाले आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट नीचे आएंगे। ये वाले जो विड्थ है ये वाली, ये अगर इस रेंज में लाई कर रही हो 0.1 से 0.3 डिग्री इनटू थीटा, देन वी विल सेट full width, sorry, step size we set 0.02 डिग्री इनटू थीटा इज रीजनेबल। ये एक जस्ट एक गाइडलाइन है कि इस तरह हो तो ये इतना ठीक होता है। अब हम आगे चलते हैं और आगे एक दो बातें हैं वो करते हैं। ये कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स हासिल करें तो आपको सबसे पहले, और डाटा ट्रीटमेंट, डिफ्रैक्शन डाटा ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए आप स्मूथ द स्पेक्ट्रम कर्व, ये आप सॉफ्टवेयर में करते हैं आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट्स। जब एक्सरे आपका हो जाए तो उसके बाद आप सबसे पहले स्मूथिंग करते हैं, फिर आपको बैकग्राउंड जो होता है उसे सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर आप लोकेट पीक पोजीशन या आप सर्च एंड पीक में जाते हैं सॉफ्टवेयर में, तो वहाँ पे आप करते हैं। ये किसी दिन सॉफ्टवेयर में ये पूरा एक XRD रिजल्ट मैं आपको ट्रीट करके दिखाऊंगा कि ये करते कैसे हैं। इसको हम छोड़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट चल के ना इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, उसको हम डिस्कस करते हैं। वो कहता है टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द पीक पोजीशन एन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड मेड बाय अ सूटेबल मटेरियल विद नॉन पीक पोजीशन शुड बी यूज। अच्छा, एक और बात कि आपने सबसे पहले मशीन को कैलिब्रेट करना होता है। मशीन को चलाने से पहले कैलिब्रेशन ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आपको पता है क्या कि आपकी मशीन ठीक है या नहीं। लेट्स सपोज आपको पता है कि एक मटेरियल है सिलिकॉन की पीक इस एंगल पे आती है, ठीक है, आपको और आपकी सारे पैरामीटर सेट हैं, आपके इक्विपमेंट में कोई मसला, आपके पैरामीटर सेटिंग में कोई मसला नहीं है, लेकिन मशीन में कोई मसला है और वो आपको जो पीक दे रही है सिलिकॉन की वो यहाँ दे रही है। अब ये वाली जो पीक इस एंगल पे आ रही है, ओरिजिनली यहाँ पे थी, तो ये अब एरर आ गया और हर पीक में आएगा। तो आपने मेक श्योर करना होता है कि आपकी मशीन ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आपको पता है कि सिलिकॉन की पीक यहाँ पे आती है, तो आप मटेरियल जो है वो सिलिकॉन ही रखते हैं, प्योर सिलिकॉन की क्रिस्टल आप रख के उसकी XRD करते हैं। अगर वो आपको उसकी पीक भी यहीं पे दे तो इसका मतलब है कि ये वाली जो पीक है, एक्सपेरिमेंटल पीक, ये स्टैंडर्ड पीक से मिल रही है। तो इट मीन्स दैट कि मशीन में कोई फॉल्ट नहीं है। ये आप कैलिब्रेशन इंश्योर करते हैं ताकि आपको रिजल्ट की श्योरिटी हो कि उसमें कोई मसला नहीं है। तो ये कहता है कंपेयरिंग द नॉन पीक पोजीशन ऑफ स्टैंडर्ड विद पीक्स एक्वायर्ड इन डिफ्रैक्टोमीटर वी कैन डिटेक्ट सिस्टम एरर ऑफ द डिफ्रैक्टोमीटर। अगर वो उनमें कोई फ़र्क हो, अगर ये शिफ्ट मौजूद होता है, ऐसे नहीं है फिर हम मशीन को बंद कर देते हैं, फिर हम उस एरर को, अगर वो इस तरह राइट शिफ्ट दे रही है तो हम इसे माइनस करते हैं सारी पीक में, सारे पीक के थीटा में से इस 2 थीटा के जो एरर है, और अगर वो लेफ़्ट हो तो हम उसमें उतना एरर ऐड कर लेते हैं, तो वो हो जाता है। यहाँ तक आज का लेक्चर इतना ही था। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।